और प्यारे बच्चों और दोस्तों, तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है कि बढ़िया चल रही होगी। एक बार फिर से आप लोगों के सामने देखिए रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है, अगर आप रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ की तैयारी करें या एसएससी से रिलेटेड जीडी हुआ, सीजीएल हुआ, सीजीएल हुआ, सीपीओ या एमटीएस या फिर अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 छात्र हैं ABCDEFH एक परीक्षा देते हैं। यानी कि ये 7 छात्र हैं जिनका नाम ABCD इस यानी एक से जो है अल्फाबेट से दिया हुआ है ना, इस तरीके से है H तक 7 छात्र हैं। कह रहे कोई भी 2 छात्रों को समान अंक नहीं प्राप्त है। फॉर एग्जांपल जैसे A को अगर 20 अंक मिल रहा है, परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा में अगर A को 20 अंक मिला तो ऐसा नहीं है कि H को भी 20 मिल जाए, नहीं, 21 हो सकता है, 19 हो सकता है, 18 हो सकता है, यानी समान अंक किसी को भी नहीं है। यहाँ तक 7 में से किसी भी 2 को समान नहीं मिले हैं। इसके कहने का मतलब ये है। ऐसा क्यों कह रहा है आगे अभी बातें सारी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मुझको तो ऑप्शन में दिख गया है, इसीलिए शायद वो कह रहा है। क्योंकि ये ऑप्शन में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में जो ये क्रम दिया हुआ है इसमें दिखा रहा है कि किसी को भी समान नहीं है। जब ये कह दिया खुद ब खुद तो आपको भी उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, उस हिसाब से अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा। आगे कह रहा है A B से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो अब चलते हैं हम अपने तरीके से सॉल्व करें। यहाँ पर लेस देन, ये ग्रेटर है, ये लेस है, इन्हीं चिन्हों का हम यूज़ करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। अंक कम ज़्यादा हो, आयु कम ज़्यादा हो, मोटे पतले हों, लंबे चौड़े हों, सब में दोस्तों इसी का यूज़ करते हैं। हर को ये जो है वीडियो में मैं ये चीज़ बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो कहेगा उस हिसाब से हम चलेंगे। जैसे कह दिया कि A क्या है, A क्या है, कह रहा है कि A जो है B से अधिक अंक है, यानी A इज ग्रेटर देन B, यानी A का अंक क्या है, B से अधिक है। आगे कह रहा है H A से अधिक है। आगे कह रहा है कि H का जो अंक है A से अधिक है, लेकिन देखिए ज़रूरी नहीं कि H यहाँ पर हो या A यहाँ पर हो सकता है कि A के बीच में यहाँ पर भी कोई बंदा हो। जैसे ऐसे भी हो सकता है कि A इज़ ग्रेटर दैन C इज़ ग्रेटर देन B, तब भी तो A B से ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये डायरेक्ट ऐसे ही सीरियल क्रम में हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है। हम समझिए कि H को मैंने यहाँ पर रख दिया तो ऐसे ही रह जाएगा, नहीं, हो सकता है इधर उधर करना पड़े। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, हो सकता है कि कुछ आपको क्लू मिल जाए। आगे कह रहा है H A से अधिक अंक प्राप्त करता है। केवल 2 छात्र C से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, यानी कि C की जो पोजीशन होगी वो, अगर देखिए कैसे इसको हम ऑप्शन से भी चेक करते रहेंगे। ऑप्शन में देखिए C जो है तीसरी पोजीशन पे कहाँ है, यहाँ से C से ज़्यादा सिर्फ 2 को कह रहा है कि अंक ज़्यादा मिले हैं, तो 2 को यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन में, तो C से हम नहीं ढूंढ सकते। बाकी एक तरीका ये भी देखेंगे कि A इज़ ग्रेटर देन B किस में दिया हुआ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है, यानी इससे ये पता चल गया कि A गलत होगा, B गलत होगा, और C D में कौन सा ही होगा ये हम फाइनल अभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसमें भी यहाँ पर दिखा रहा है कि H का अंक A से ज़्यादा है, यहाँ पर भी H को यहाँ पे दिखा है, तब भी प्रूफ हो रहा है कि A जो है H का अंक A से ज़्यादा है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तभी हमारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। क्या कह रहा है आगे कि D जो है C तथा B से अधिक अंक प्राप्त करता है। D कह रहा है C तथा B, यानी D जो है कह रहा है कि C से भी ज़्यादा अंक इसका है और B से भी ज़्यादा अंक है। अब यहाँ पर D से पहले सिर्फ एक ही बंदा बचा होगा, क्योंकि ऑलरेडी कह रहा है कि C से अधिक सिर्फ 2 ही बंदों का अंक है। अब D यहाँ से आप देखिए C और D में ऑप्शन में आप देखेंगे कि कौन सा जो है D इज ग्रेटर देन C वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहीं से हमको पूरा क्वेश्चन जरूरी नहीं सॉल्व करें, ऑप्शन से भी हम देखते रहेंगे, मिलाते हैं। यहाँ पे D इज ग्रेटर देन C दिया हुआ है, यहाँ पर C इज ग्रेटर देन D दिया हुआ है, तो हमारा C यहाँ से ऑप्शन मिल चुका है। पूरा क्वेश्चन नहीं जरूरी है सॉल्व करना, अगर ऑप्शन मिल जाए बीच बीच में चेक करते रहेंगे, मिल गया तो उसी पे टिक लगा देंगे। जरूरी है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ करके आप टाइम बर्बाद करें। तो इस तरीके से अपनी टाइम बचानी इस टाइप के क्वेश्चन में, पूरा कहीं कहीं जरूरत पड़ सकती है सॉल्व करने की, तो इसी टाइप से सीरियल क्रम में आप सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार का संबंध जैसे झारखंड से वैसे छत्तीसगढ़ का संबंध यहाँ पर किससे होगा। बिहार, देखिए बिहार की तो राजधानी झारखंड है नहीं, बिहार एक अलग स्टेट है, झारखंड एक अलग है, छत्तीसगढ़ एक अलग स्टेट है। तो यहाँ पर स्टेट की कंपेयर करना है, यहाँ पर क्या कर रहा है, राज्य की तुलना कर रहा है। तो राज्य की जब तुलना कर रहा है तो कुछ अलग कुछ संबंध जरूर होगा। तो अगर तो दूसरी तरफ आप ध्यान देते हैं, जैसे बिहार से क्या हुआ, बिहार से कट करके ही झारखंड बना हुआ, यानी बिहार का एक हिस्सा था झारखंड, यानी अलग होने के बाद ये झारखंड बना हुआ। तो ऐसे ही हमें ये देखना है दोस्तों कि ये छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, छत्तीसगढ़ आपका किसका हिस्सा था,
और जो है ये किससे कट करके बना है, तो आप कहेंगे कि ये छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है, उसी से ये कट करके बना है छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर होगी बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम उसी तरह से डब्ल्यू से संबंधित है जैसे ओ निम्नलिखित में से संबंधित है। एम क्या कह रहा है, उसी तरह से डब्ल्यू से संबंधित है जैसे ओ निम्नलिखित में से संबंधित है। तो एम का संबंध डब्ल्यू से आप कैसे कर सकते हैं, ये बताइए मुझको। आप कहेंगे कि एम होता है 13वें स्थान पर। आप अगर नंबरिंग वाली ट्रिक लगाते हैं तो इस तरीके से आप सोचेंगे जरूर। आप कहेंगे कि डब्ल्यू होता है 23 पे, और 13 और 23 में कितने का अंतर है, आप कहेंगे कि 10 का अंतर है। अगर उस हिसाब से हम सोचते हैं तो होता है 15 पे, यानी कि इसमें अगर हम 10 प्लस करते हैं तो 25वें स्थान पर वाई होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ये ट्रिक आपकी फेल हो गई। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग सोचते हैं। इसमें कुछ यूनिक टाइप का क्वेश्चन मैं बार बार कहता हूँ, मैं थोड़ा यूनिक क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपकी रैंक अच्छी बने। क्योंकि रैंक तभी अच्छी बनेगी जब दूसरे बच्चे जो क्वेश्चन छोड़ेंगे आप वो करेंगे, तभी रैंक की आपकी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर एम का संबंध डब्ल्यू से, देखिए एम का जो जल प्रतिबिंब होता है उसको देखें। जल प्रतिबिंब क्या होता है कि ये ऊपर से नीचे चेंज हो जाते हैं, यानी एम का जल प्रतिबिंब ऐसे पलट जाएगा एम तो डब्ल्यू बन जाएगा। ऐसे ही ओ का जल प्रतिबिंब देखिए, ओ का जल प्रतिबिंब ओ ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी ये जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा दिया इस क्वेश्चन को समझ जो जिससे कंफ्यूज में आप पड़ जाए। लेकिन दोस्तों जब प्रैक्टिस रहेगी तो किसी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज में नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, उस विकल्प का चयन करें जिसकी 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। तो यानी 7 का संबंध जैसे कह रहा है 345 से, 8 का संबंध जैसे 514 से, वैसे कह रहा है 2 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए मैं ये भी इस टाइप के क्वेश्चन में यही बार बार बताने की कोशिश करता हूँ कि जब भी संख्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, जैसे यहाँ पर 7 बहुत छोटी संख्या थी और क्या किया, इसको 345 लिख दिया। जब भी संख्याएं बहुत तेज़ी से बढ़े तो वहाँ पर स्क्वायर या क्यूब के बारे में सोचना है, प्लस गुणे के बारे में तो सोचिएगा मत, क्या स्क्वायर या क्यूब के बारे में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ तो 7 7 49 बनेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे भी बड़ा सोचना होगा, यानी कि हमें यहाँ पर क्यूब सोचना होगा। अगर 7 का क्यूब करते हैं तो 343 होगा, और 343 से 45 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 345 ये बनेगा। चलिए यही ट्रिक इस पे अप्लाई करते हैं, यानी कि 8 का क्यूब करते हैं तो आप कहेंगे कि 512 होगा, और इसमें जब 2 जोड़ते हैं तो आप कहेंगे कि 514 हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, यानी 2 से अब क्या बनेगा, यही ट्रिक आप लगाइएगा। क्लियर है, एकदम पक्का है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं इसी प्रकार आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याओं के निम्न समूह में है। यानी कहने का मतलब जैसे 4, 20, 28 का जैसे एक समूह बना हुआ है, किसका, 4, 20 और 28 का एक समूह बना हुआ है। जिस तरीके से 4 से 20, 20 से 28 एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सेम यही लॉजिक लगा करके हमें ऑप्शन में चेक कर लेना है। ऑप्शन में चेक कर लेना है कि इस लॉजिक वाली कौन सा ये सेट इसमें है। ठीक है, ये 3 संख्या वाला सेट किस में है, किस ऑप्शन में है, बस इतना ही करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अगर देखिए 4 से 20 बना हुआ है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे अगर प्लस वाली ट्रिक लगाते हैं तो आप कहेंगे कि प्लस 16 हुआ है। 20 से 28 बना हुआ आप कहेंगे कि प्लस 8 हुआ है, यानी 16 हुआ 8 हुआ, यानी एक बार 16 उसका आधा 8 किया, इस हिसाब से भी सोच सकते हैं। तो 6 से 24 में कितना प्लस हुआ है, तो आप कहेंगे कि 6 से 24 में तो 18 प्लस हुआ है, 16 प्लस नहीं हुआ है। चलिए 18 प्लस हुआ है, उसके बाद 24 से 48 में बहुत ज़्यादा, ये ट्रिक नहीं इसमें काम कर रही है। अगर इसमें देखें तो 8 से 32 बहुत ज़्यादा है, 2 से 18 में 16 आ गया, चलिए इसमें तो 16 आ गया। और 18 से 24 में दोस्तों कितना आ रहा है, 18 से 24 में आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 6 प्लस हो रहा है, नहीं इसमें 16 हुआ, फिर उसका आधा 8 होना चाहिए ना, यहाँ पर 60, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, ये ट्रिक नहीं लगेगी। इस ट्रिक से तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है। दूसरी ट्रिक देखते हैं, एक ट्रिक और है। एक ट्रिक ये है कि प्लस वाली ट्रिक फेल हो गई, थोड़ा गुणे वाले के मतलब सोचते हैं। जैसे 4 से 20 बनाने के लिए आप कहेंगे कि 4 5 20 किया गया, इसी तरीके से 4 से 28 बनाने के लिए 4 7 28, यानी पहले में 5 का गुणा, दूसरे में 7 का गुणा, इस तरीके से हमने पहली दूसरी संख्या प्राप्त कर ली। अब देखिए 6 5 30, देखिए 24 है, गलत हो गया, पहले ही से हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या 8 5 40, यहाँ पर 32 है, गलत हो गया। यहाँ पर 2 5 10, गलत हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा क्योंकि 12 5 60, 12 7 84। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग का है। कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में हॉर्सेज आर एनिमल्स, क्या कह रहा है, जो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा यहाँ पे ताकि लाइन बाय लाइन रहेगा तभी आपको समझ में ये आएगा क्वेश्चन। हॉर्सेज आर एनिमल्स, हॉर्सेज आर एनिमल्स को कह रहा है LU हैश एट द रेट ऑफ, क्या कह रहा है कि LU हैश एट द रेट ऑफ लिखा जाता है। कह रहा है हॉर्सेज आर एनिमल को LU एट द रेट ऑफ हैश एट द रेट ऑफ लिखा जाता है। आगे कह रहा है एनिमल्स आर मैमल्स को KTLU हैश लिखा जाता है। क्या कह रहा है, एनिमल्स
आर मैमल्स को, किसको, एनिमल्स और मैमल्स को क्या लिख रहा है, KTLU और हैश लिख रहा है। ठीक है, आगे कह रहा और हॉर्सेज मैमल्स, और हॉर्सेज मैमल्स को, और हॉर्सेज मैमल्स को क्या लिख रहा है, KT हैश एट द रेट ऑफ लिख रहा है। क्या कह रहा है, KT हैश एट द रेट ऑफ लिखा जाता है। तो कह रहा है इस कोड भाषा में एनिमल्स का कोड क्या है, किसका कोड ढूंढ रहा है, यानी एनिमल्स को किस कोड के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए हमें समीकरण मानना पड़ेगा। जैसे इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि लेफ्ट साइड में जो आपके शब्द दिए हों उसमें कॉमन क्या है। पहले वाले में अगर देखें तो क्या कॉमन है, आर भी कॉमन है, देखिए आर भी कॉमन है और एनिमल भी कॉमन है, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे हैज़ भी कॉमन है, हैज़ भी कॉमन है और LU भी कॉमन है, तो कन्फ्यूजन हो रही है कौन सा एनिमल के लिए है कि कौन सा आर के लिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा दूसरे और तीसरे का पहले यूज़ करेंगे। दूसरे और तीसरे में देखेंगे कि तो एनिमल कॉमन दिख गया, ये आर दोनों में कॉमन दिख रहा है, और क्या है मैमल्स भी कॉमन दिख रहा है, मैमल्स भी कॉमन दिख रहा है। तब क्या करेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, लेकिन कन्फ्यूजन की बात नहीं है, कन्फ्यूजन मत कीजिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो आपको क्लियर कर रही हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि एनिमल्स और आर, इसमें एनिमल्स और आर, इसमें एनिमल्स और आर, LU हैश था ना, बाकी जो KT बचा हुआ है वो हर हाल में मैमल्स के लिए यूज़ होगा। हर हाल में इतना तो क्लियर हो गया। LU हैज़ तो आर एनिमल के लिए कन्फ्यूजन थी, लेकिन KT तो कन्फर्म है ना कि मैमल्स के लिए, यानी यहाँ पर KT क्या होगा, मैमल्स के लिए होगा। जब KT मैमल्स के लिए हो गया तो यहाँ पर दूसरे और तीसरे से हम आर का हम निकाल लेंगे, आर के लिए हम निकाल लेंगे आर। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम KT को काट देंगे मैमल से, KT को काट देंगे मैमल से। अब LU हैश है, नीचे हैश एट द रेट ऑफ है, इसमें आर यानी आर के लिए हैश का यूज़ किया गया है, तो हम क्या करेंगे, हैश को काट देंगे, हैश को काट देंगे। बाकी एनिमल के लिए क्या बचा होगा, LU, एनिमल के लिए क्या बचा। इस तरीके से जो कॉमन रहेगा, थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा दिमाग खर्चा करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। समीकरण 1 2 3 मान करके आपको बस कॉमन को देख करके कट करते जाना है, और जिसका निकालना है उसको हम निकाल लेंगे, बाकी को हम हटा देंगे। तो हमें एनिमल का निकालना रहा, जो कि LU आ चुका है, जो कि ऑप्शन C में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विषम की पहचान कीजिए। किसकी पहचान करने के लिए कह रहा है, विषम की। चलिए फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि A है, A के नीचे 15 20, B के नीचे 12 12, C के नीचे 172, D के नीचे 132। लेकिन ये दिया क्या है, दिया यहाँ पर नीचे देखिए AET, AUB, AGB, ACB दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए, अगर आपको A to Z 1 से 26 तक अगर नंबरिंग याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्वेश्चन आपके लिए हवाई टाइप है। क्योंकि यहाँ पर AET में देखें, A पहले स्थान पर आता है, E 5वें पे, T 20 पे, 1520 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर दूसरे में अगर देखें, A पहले पे, U 21 पे, B 2 पे, 12 12 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीसरे में देखें आपका A1, G आपका 7, B 2 172, बिल्कुल सही है। अगर इसमें देखें A1, C 3, B 2 132, बिल्कुल सही है। यहाँ से तो कोई गलत नहीं देगा। और ये कह रहा कि विषम की पहचान कीजिए। विषम की अब कैसे पहचान करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि सब कहीं ना कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। तो अब कैसे हम विषम की पहचान करेंगे, चलिए दोस्तों जल्दी बताइए और कमेंट की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो सारी चीज़ें मुझको सेम दिखी, तो कैसे विषम की पहचान करेंगे, चलिए जानते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो AET है, क्या है AET, ध्यान दीजिएगा AET। यहाँ पर AUB, यहाँ पर AGB, यहाँ पर ACB। यहाँ पर देखिए AB, इन सब में तीनों में AB कॉमन है, लेकिन यहाँ पर क्या सिर्फ A है, B नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर T दे दिया है, जो कि इसको विषम बनाता है। यानी A क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन A में दिया हुआ है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड है और इसका सेट बनाना है। ठीक है, पिछली वीडियो में भी मैंने कराया था। मैं सोचा कि जो नए बच्चे हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम कराते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो आपका फिगर दिया हुआ उसमें हमें एक जैसे दिखने वाले फिगर को अलग कर लेना है, एक जैसे दिखने वाले फिगर को अलग कर लेना और उनकी नंबरिंग कर देना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस टाइप का लालटेन टाइप फिगर दिख रहा है, हमें क्या करना है, एक नंबर को हमने लिख लिया। अब इसके जैसा कौन सा फिगर है, आप देखेंगे यहाँ कप टाइप है, ये थोड़ा सा लालटेन टाइप है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग दे दिया, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या होगा, उससे मिलता जुलता है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 4 नंबर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर यहाँ पर आ जाइए, ये आपका बाल्टी टाइप है, ये आपका मिल रहा है, ये कौन सा नंबर है, 7 नंबर।
ठीक है, तो ये आपका एक सेट बन गया 1 4 7। अगर ऑप्शन में देखें तो 1 4 7 आप 3 में दिख रहा है तो बात नहीं बनेगी। फिर दूसरा देखते हैं 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाला आपका कप टाइप है, इस तरीके का दिख रहा है। तो इसी टाइप का देखिए कप टाइप ये दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा और ये भी होगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 हुआ, 3 हुआ और कौन सा हुआ 6 हुआ। 2 3 6, बाकी कौन कौन सा बचा है, ये बचा एक जैसा। देखिए कितनी टाइप है, ऊपर आपका ढक्कन लगा हुआ है, इसमें भी ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। यानी कौन कौन सा नंबर है, 5 है, उसके बाद 8 है और उसके बाद 9 है। देखिए ये सेट कहाँ है, 1 4 7 2 3 6 5 8 9 या 5 9 8, इधर उधर एक आधा अंक हो सकता है, उसको गड़बड़ मत समझिएगा। देखिए 8 है, पहले लिखे 9 बाद में लिखे, या पहले 9 लिख दे बाद, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस सेट में वो नंबर दिखने चाहिए। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पर मिसिंग संख्या कौन सी होगी। अब चलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें इसके पैटर्नों को समझिए, या ये देखिए अगर थोड़ा सा बड़ी संख्या है तो हम क्या करते हैं उस हिसाब से सोच लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 126 है, ठीक है, 217 है, ठीक है, और आपका 344 है। अब इसको हम सोचेंगे किस टाइप से। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो मैं तो कहूँगा कि मत सोचिएगा। जब बड़ी संख्या हो तो कहीं कहीं काम करता है, ऐसी बात नहीं कि हर जगह यही ट्रिक जो मैं बताने वाला वो काम करेगी, नहीं, कहीं कहीं ऐसा इस तरीके से भी ट्रिक काम कर जाती है। जैसे 126 227 कितना प्लस किया गया, आप कहेंगे कि यहाँ से घटा लीजिए, 1 हो जाएगा, 11 हो गया, 9 2 11, 91 प्लस है। फिर उसके बाद कितना प्लस हुआ होगा, चलिए ट्राई कर लेते हैं इस ट्रिक को भी। यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का मतलब 2 हो गया, 127। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है और मामला सेट भी नहीं हो पाएगा, सिर्फ 3 ही संख्या दी हुई है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसको देखते हैं। देखिए 126 है, किसके वर्ग के करीब है, 2 वर्ग के करीब है। या तो आप अगर एक वर्ग के भी करीब आएगा, एक क्यूब के भी करीब आएगा। वर्ग आपका 11 है, 11 का वर्ग करेंगे 121 आएगा, उसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, तब आपका कितना होगा, 4 जोड़ेंगे नहीं 5 जोड़ना पड़ेगा। अगर वही का हम 5 के बारे में सोचें तो 5 का क्यूब करना पड़ेगा, 50 25 5 125 और 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस ट्रिक से अगर देखते हैं इसमें 217 में तो क्या मामला कोई सेट हो रहा है, बिल्कुल सेट हो रहा है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 6 का क्यूब करने पर हो रहा है, बाकी बेकार है। यानी स्क्वायर वाली ट्रिक को हटाइए, 6 का क्यूब करूँगा 216 हो जाएगा, 1 जोड़ूंगा 217 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दोस्तों 343, यानी 7 का क्यूब 343 होता है और 1 जोड़ूंगा 344 होगा। अब देखिए 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, यानी 8 का क्यूब होगा इस क्रम में। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है और 1 जोड़ना है 513। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका मिसिंग संख्या, मिसिंग अल्फाबेट से रिलेटेड है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ बताई थी, देखिए जो चीज़ अलग दिखे वो ढूंढिए, ठीक है, सब में अभिन्न हो। जैसे जे आपका है, जे इसमें भी है, जे इसमें भी है, हर हाल में जे ढूंढना पड़ेगा, जे को छोड़ दीजिए उसको। टी में देखिए, टी में भी जो है 2 में कॉमन है, ए भी 2 में कॉमन है, 36, यानी सबको इसमें ढूंढना पड़ेगा। ये तो मामला हो गया गड़बड़। किसी में क्या होता है अलग अलग सब में रहता है तो सिर्फ एक ही से हमारा काम चल जाता है, लेकिन यहाँ सबको ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए पहला लेके चलेंगे। जैसे टी इसका, एक्स इसका, बी इसका, एफ इसका। इस ट्रिक से हम ढूंढते हैं टी एक्स बी एफ, ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं 20 और एक्स आपका 24, बी 2, एफ 6। यहाँ पर देखिए 20 से 24 प्लस 4, 24 से 2, 24 2 26 प्लस यानी कि 2 हो जाएगा, यानी प्लस 4 ही यहाँ पर भी हुआ है। अब यहाँ पर 24 से 2 हुआ है, प्लस 4 हुआ। आपको कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है? देखिए 24 में 4 करेंगे 28। जब भी 26 से ज़्यादा अल्फाबेट ए टू जेड 1 से 26 तो होगा, 26 से ज़्यादा जब भी संख्या हो जाए उसमें से 26 घटा दीजिए, 2 आ गया। देखिए दूसरी पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर 2 में प्लस 4 यानी प्लस 4 वाली इसमें ट्रिक है। चलिए एक चीज़ पता चल गया। अब दूसरे को लेते हैं DHL और P, DHL P क्या हो जाएगा, DHL P। यहाँ पर D 4 पे, H 8 पे, L 12 पे, P 16 पे। यहाँ पर भी दी 4 दूना 8 दूना 12, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 वाली यहाँ पर भी ट्रिक है, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि इसको ढूंढते चलते हैं। यहाँ पर 16 है, इसमें प्लस 4 करेंगे 20, और यहाँ पर दोस्तों क्या आया था, 6 आया था। F में प्लस 4 करेंगे तो 10, 10 का मतलब पहला J हो गया, दूसरा 20 आएगा, T हो गया। JT देखिए कई ठो में है तो इससे नहीं बात बनेगी। अब हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा, K वाला। K वाला ढूंढते हैं तो KOS और W क्या है, KOS और W। K आपका 11, 4 15, 4 19, 19 4 23, 23 4 27, 27 का मतलब हम 26 में से घटाएंगे 1 पर आ जाएंगे, 1 पहले स्थान पर ए होता है, यानी JTA किस में है, ये भी आपसे काम नहीं बनेगा। अब संख्याओं को भी ढूंढना ही पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पर संख्या है 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो सिंपल सा भी उसी ट्रिक से हम लोग गुजरे हैं। यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में इसको देखिए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर, 36। अब ये आ गया आपका आंसर JTA 36, JTA 36, JTA 36 कहाँ दिया हुआ देखिए तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
देखिए सब कुछ निकालने के बाद ही आपका फाइनल हो पाया, कहीं कहीं एक ही बार में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी मिसिंग संख्या से रिलेटेड है। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मुझको लगा, चलिए देखते हैं कैसे ये 3 से 36 आ गया। आप कहेंगे कि 3 में 3 को जोड़िए और उसके बाद इसका स्क्वायर कर दीजिए। चलिए ये तो बात सही है, 3 3 6 6 को 36, तो इसका मतलब 5 है तो 5 जोड़ना पड़ेगा, 10 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, जबकि 80 दिया हुआ यहाँ पे, बात नहीं बनी। ये फिगर जब दिया हुआ इसमें तरह तरह का, उससे भी तो कुछ मैटर हल होगा। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर त्रिभुज है और इसमें वर्ग भी है, मामला इसको कैसे सेट करेंगे। अब देखिए जो बीच में नंबर दिया हुआ उसको लिख लीजिए 3, उसके बाद त्रिभुज में 3 भुजा 3 से गुणा, चतुर्भुज में 4 भुजा 4 से गुणा, 3 त्रिके 9 चौक को 36, इस ट्रिक से चलते हैं। चलिए दूसरे फिगर में देखिए 5 है, 5 पहले लिख लीजिए बीच वाला, उसके बाद चतुर्भुज है 4 से गुणा, उसके बाद फिर चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है 4, यानी दोनों चतुर्भुज है 4 से गुणा, 5 चौको 20 चौक को 80। चलिए बिल्कुल सही है। अब फिर 4 को बीच वाला नंबर उठा लीजिए, त्रिभुज है 3 से गुणा, उसके बाद ये कौन सा है 1 2 3 4 5 षटभुज है 6 से गुणा, तो कितना होगा चाहते हैं 12, 12 छक्का 72। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रवण 3 बजे किसी कॉफी शॉप में रश्मि का इंतजार कर रहा है, उसकी कलाई घड़ी में यदि घंटे की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है तो मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगी। देखिए दोस्तों आपको पता है दाहिनी साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर होता है, ठीक है। ये जो दिशा होती है ये उत्तर पूरब की दिशा होती है, ये जो दिशा होती है उत्तर पश्चिम की दिशा होती है। देखिए एक इसको कैसे जानेंगे, देखिए उत्तर पूरब के बीच की दिशा को उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम, ठीक है। इसी तरीके से दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम। ये 8 दिशाएं होती हैं, बस यही पे आपका टोटल दिशा दूरी का क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हो जाता है। क्या कह रहा है कि श्रवण 3 बजे किसी कॉफी शॉप में रश्मि के इंतजार कर रहा है। 3 बजे का तो घड़ी की सुई कैसे होगी, आप कहेंगे कि मिनट वाली सुई 12 पे और घंटे वाली सुई 3 पे होगी, इस तरीके से होगी। कह रहा है कि उसकी कलाई की घड़ी में यदि घंटे की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो, यानी कि ऐसे हाथ रखा है, कलाई की घड़ी थी हाथ रखा है, बस हाथ को ऐसे रखा है कि जो ये घंटे वाली सुई थी यानी ये जो 3 वाला था ये ऐसे है। इसमें देखिए ये 3 था, यहाँ पे 3 क्या है 3 बज रहा था, ऐसे बज रहा है। तो कह रहा है कि यदि कलाई घड़ी में घंटे की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो तो उत्तर पूर्व किधर था, इधर था, 3 उधर बजा रहा था, घंटे की सुई ऐसे हो, तो कह रहा है कि मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगी। आप देखिए ये जो घड़ी की सुई थी क्या हुई 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई है, 45 डिग्री घूमी है। तो अब जब घंटे की सुई 45 डिग्री यहाँ से घूमी है, देखिए 45 डिग्री, तो मिनट की सुई भी 45 डिग्री घूमेगी, यानी कि ये जो दिशा होगी मिनट वाली ये हो जाएगी, यानी 12 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कौन सी दिशा, उत्तर पश्चिम है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से हमेशा डायरेक्शन में इसको चेंज करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किधर कितने डिग्री रोटेट कर रही है उस हिसाब से अपने माइंड में रोटेट करके तुरंत अपना आंसर ला देना है, टाइम नहीं लगानी इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है सोहन ने राजू से कहा कल मैं तुम्हारी माँ के पिता के इकलौते नातिन सुनीता से मिला था। क्या कह रहा है, सोहन ने राजू से कहा, किससे कह रहा है, राजू से। कौन कह रहा है, सोहन कह रहा है कि कल मैं तुम्हारी माँ यानी कि राजू की माँ के पिता, राजू की माँ के पिता की इकलौती नातिन, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इकलौती नातिन है जिसका नाम क्या कह रहा है, सुनीता, जिसका नाम सुनीता है, उससे मिला। कह रहा राजू ने कहा कि उसकी माँ, अब राजू कह रहा है कि जो उसकी माँ है, राजू की जो माँ है यानी कि यही माँ होगी। सोहन कह भी रहा है कि राजू की माँ यानी राजू की माँ के पिता की नातिन जो कि सुनीता थी, इकलौती नातिन से मिला, तो राजू की माँ यही ना हुई। तो यहाँ पे अलग से इसको क्यों मैं बनाऊँ, इसी को ही राजू की माँ जब माने हैं तो राजू की माँ पे हम चलते हैं। राजू की माँ, राजू ने कहा कि उसकी जो माँ थी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। तो राजू का कह रहा है सुनीता से क्या संबंध है, राजू का सुनीता से क्या संबंध है। देखिए ये कह रहा है राजू कि जो उसकी माँ थी वो भी इकलौती संतान थी। कौन थी, इकलौती संतान थी। तो अब यहाँ से हमें क्या हिंट मिला, जब ये इकलौती संतान दे करके क्या बताने की कोशिश कर रहा है, बल्कि एग्जामिनर तो सारी चीज़ें आपके सामने खोल करके रख दिया है। सोहन कह रहा है कि राजू की जो माँ थी अपने पिता राजू के माँ के पिता। अच्छा ऐसे सोच सकते हैं, किसी एक कैरेक्टर में पहले घुस जाइए। आप क्या कीजिए, किसी एक कैरेक्टर में घुस जाइए, क्योंकि देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब आप कड़ियाँ जोड़ लें तो एक कैरेक्टर में घुस जाए। सपोज कीजिए आप राजू हैं, आपकी एक माँ है और आपकी माँ का एक पिता है, तो आपकी माँ का पिता जो है वो आपका क्या लगेगा, आप कहेंगे कि नाना लगेगा। आपके नाना की जो नातिन होगी वो क्या लगेगी, जब आपकी माँ आपके नाना की इकलौती संतान हो उस कंडीशन में, तो आप कहेंगे कि जब इकलौती संतान है, नातिन है, तो वो हर हाल में नातिन है। जब मैं मेरे नाना है और मैं उनका क्या लगूंगा, नाती लगूंगा, और नातिन कौन लगेगी, सुनीता लगेगी। यानी नातिन का मतलब क्या होती है, जो लेडीज होती है, लड़की होती है, जो फीमेल होती है। तो जब ये इसके नाना
नाना है तो जाहिर सी बात है ये सुनीता के भी नाना होंगे, जब नातिन है उसकी तो दोनों के नाना। इस कंडीशन में राजू और सुनीता क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। और वही पूछ रहा लास्ट में कि राजू का सुनीता से क्या संबंध है, या राजू सुनीता का क्या लगेगा। जब ये भाई बहन है तो राजू सुनीता का क्या लगेगा, भाई लगेगा, और क्या लगेगा। क्यों ऐसा कि ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि जो ये पिता का रोल, नाना का रोल कर रहा है, उसकी अगर कई संतानें होती, कई लड़कियां होती, तो उस कंडीशन में ये आपकी सगी बहन नहीं लगती। ठीक है, कजिन वहां पे देखते, उस हिसाब से हम सोचते। लेकिन चूंकि यहाँ पर पहले ही कह दिया इकलौती की, जब बात कर दिया इकलौती की, तो उस कंडीशन में हर हाल में ये जो नातिन सुनीता है वो राजू की बहन ही लगेगी, राजू उसका भाई लगेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न विकल्पों में से दो संख्याओं को आपस में बदलना जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन में जैसे दिया वो ऑप्शन के हिसाब से हमें जो है सेट करना है। तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये 701 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये संख्याएं आपस में बदली हुई हैं। तो कह रहे कि ऑप्शन में किन्हीं दो संख्याओं को हम बदल दें कि ये 701 आ जाए। जैसे 87 अगर दो को हम बदल दें, जैसे 87 और 2 को हम बदल दें, तो क्या ऐसा मुमकिन है। तो 87 की जगह हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, बाकी संख्याओं को जो को हम लिख लेंगे 369 माइनस 13 और ये भागे 87, 2 की जगह 87। अब 87 से 13 में भाग देंगे, मामला सेट नहीं होगा। अगर यहाँ पे गुणा होता है तो कुछ सेट करने की कोशिश करते नहीं है तो एकदम सेट नहीं होगा, क्योंकि दशमलव में संख्या आएगी जो कि 701 दशमलव में नहीं है, तो गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। दूसरे ऑप्शन से अगर हम देखते हैं 369 और 2, 369 2 की जगह 369 लाएंगे तब भी नहीं हल होगा। अगर हम देखें जैसे कह रहा है कि 2 और 369 को कन्वर्ट करना है, तो ये तो बाकी सेट कर लेंगे माइनस 369 की जगह 2 लिख लेंगे, माइनस 13 लिखेंगे भागे, और यहाँ पर क्या करेंगे 369 लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसलिए सेट नहीं होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ इससे भाग देंगे तब भी क्या हो जाएगा 0.00 समथिंग आएगा, तो यहाँ पर भी मामला सेट होता नहीं दिख रहा है। अब 122 और 13 को सेट करके देखते हैं क्या यहाँ पर सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे 87 लिखेंगे गुणे 122 की जगह 13 लिख लेंगे, माइनस 369 लिखेंगे, माइनस 13 की जगह 122 लिखेंगे भागे 2। अब देखते हैं 2 से काट लीजिए, 2 छक्का 12, बोर्ड मास रूल से ही सोल्व करेंगे। 61 आ गया। अब गुणा करेंगे यहाँ पर 13 7 91 और 13 वाटे 104 104 और 9 दोस्तों कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 369 है, यहाँ पर देखिए मामला सेट हो रहा है कि नहीं। माइनस 61 यहाँ पर है, माइनस 61 को क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर 369 में जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 1 10 को 0, यहाँ पर 6 6 12 12 1 13 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 430 और 11 से 31 घटा लेते हैं 1 0 7 4 11 701 आ चुका है। बिल्कुल सही है, आपका सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ से हमारा मामला सेट हो गया। इस तरीके से स्पीडली देखिए, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अगर अच्छी है तो स्पीडली सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें यदि 40 में से 35 लोग तमिल भाषी हैं तो निम्न में से कौन सी आकृति सर्वोत्तम ढंग से तमिल भाषियों को दर्शाती है। यानी कि 40 में कह रहा है कि 35 क्या हैं तमिल भाषी हैं। तो दोस्तों ये बताइए 40 का कितना प्रतिशत 35 होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 35 लिखेंगे बटे में 40 लिखेंगे, गुणे में 100 मान लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। यहाँ पर 350 हो गया, 4 से काट देते हैं तो कहेंगे कि आपका 4 7 4 वाड़े 32 और 4 7 28 और 4 5 20, 87.5%। और दोस्तों यानी कि 87 का मतलब आपका कितना और बचा 12.5%, 12.5%। यानी कहने का मतलब 87% जो बंदे होंगे वो क्या होंगे तमिल भाषी होंगे। अब 87% किसी भी हिस्से का आप देखेंगे तो ये पूरा 100% है, ये होगा नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 1/4 भाग है, यानी ये 25% है। यहाँ पर क्या 25% और ये 75% है, तो ये भी होगा नहीं। ये 75% क्या होना चाहिए 87% आना चाहिए। ये थोड़ा सा और बढ़ गया, यहाँ पर तो और सेट नहीं होगा, हर हाल में यही सेट होगा क्योंकि यही मुझको लग रहा है 87% है और ये 12.5% है। तो ये आपका ऑप्शन डी इज द राइट। प्रतिशत से अपने दिमाग में इस तरीके से प्रतिशत वाले सेट से भी इसको सेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सिलोजिज्म का है। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 कथन उनके बाद 2 निष्कर्ष 1 2 दिए गए हैं। कथनों में से दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वो सामान्यतः ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। जैसे कह रहा है कि पहला कथन सभी एलियन लोग हैं। जैसे मान लीजिए कि एलियन है, कह रहा है कि सभी एलियन लोग हैं, तो सभी एलियन को हम लोगों के अंदर डाल देंगे। ठीक है। आगे कह रहे सभी लोग स्तनधारी हैं, सभी लोगों को क्या कब बना दिया स्तनधारी।
स्तनधारी। ठीक है, आगे क्या करें, सभी स्तनधारी पशु हैं। अब सभी स्तनधारियों को पशु बना दिया, सभी को सभी बना रहा है, ऐसे अंदर डालते जाएंगे। ठीक है, इस बात को क्लियर समझिए। जब भी सभी टोटल को कहेगा, जैसे कह रहा है कि सभी एलियन लोग हैं तो एलियन को अंदर रखेंगे, लोग को बाहर। फिर कह रहे सभी लोग स्तनधारी है तो लोग को अंदर, स्तनधारी को बाहर। सभी स्तनधारी पशु है तो स्तनधारी को अंदर, पशु को बाहर। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, अभी सेकंडों में इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। देखिए, अगर कहे कि सभी एलियन पशु हैं तो सही है, सभी लोग पशु हैं तो सही स्तनधारी पशु हैं तो सही है, सभी लोग पशु हैं तभी, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, ये ऐसे समझिए। और क्या है, सभी लोग कहे स्तनधारी तब भी सही है, सभी एलियन कहे स्तनधारी तब भी सही है। यानी कहने का मतलब अंदर वाला टोटल बाहर वाला हो सकता है, अंदर वाला सभी बाहर वाला हो सकता है, लेकिन बाहर वाला सभी अंदर वाला नहीं होगा। अगर कहे कि सभी पशु एलियन है, गलत हो जाएगा। हाँ, अगर कहे कि कुछ पशु एलियन है तो सही होगा, अगर कहे कुछ स्तनधारी एलियन है तो सही होगा, कुछ लोग एलियन है तो सही होगा, सभी कहेगा तो गलत हो जाएगा। अब इस बात को क्या, इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला, यही कि अंदर वाला जो होगा सभी का सभी बाहर वाला हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला जो होगा वो सभी का सभी अंदर वाला नहीं होगा, कुछ होगा। ठीक है, अब इसी चीज पे निष्कर्ष में चलते हैं। कह रहा है कुछ पशु स्तनधारी है, कुछ पशु कहाँ है, यहाँ पर है, बाहर वाला है। और वो कह रहा है कि स्तनधारी है, यानी कि स्तनधारी ये है, तो कह रहा है कि कुछ है, कुछ पशु स्तनधारी है, तो बिल्कुल ये बात सही है। सभी नहीं कह रहा, कुछ कह रहा, कुछ बाहर वाला अंदर वाला हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सभी लोग एलियन है, आगे कह रहा है कि सभी लोग एलियन है। देखिए, लोग क्या है, बाहर वाला, एलियन क्या है, अंदर वाला, सभी को बना दिया, तो ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, ये प्रश्न और कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि जो क्वेश्चन कर रहा है उस क्वेश्चन को तो पहले पढ़ लीजिए। क्या कर रहा है, JKLMN एक कतार में खड़े हैं। जैसे मान लीजिए कि JKLMN जो है एक कतार में खड़े हैं, बीच में कौन खड़ा है, बीच में इसमें कौन खड़ा है। जरूरी नहीं कि ये जो मैंने लिख दिया इसी क्रम में हो, ये मत सोचिएगा कि मैंने लिख दिया तो इसी क्रम में, तो आप सोचेंगे कि L बीच में, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब किस क्रम में है उसके लिए हमें कथन को देखना है। कथन क्या कह रहा है, पहला कि M काउंटर पर खड़ा और N सबसे दूर अंत में खड़ा है, यानी N या इस साइड होगा या इस साइड होगा। ठीक है, और M के लिए भी कह रहा है कि काउंटर में खड़ा है, यानी वो भी बीच में नहीं खड़ा है। तो इससे हमें पता नहीं चल पा रहा है, जैसे पहले कथन से हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा बीच में बंदा है। जैसे मान लीजिए कि N इधर है, M अगर मान लीजिए इधर मान लेते हैं, तो कहीं यहाँ पर कोई और होगा बंदा, यहाँ पे कोई और बंदा होगा, लेकिन बीच में कौन बंदा है, इस एक कथन से फैसला हो पाया, नहीं हो पाया। चलिए दूसरे कथन को पढ़ते हैं। आगे दूसरा कह रहा है कि M के बाद K खड़ा है और N के बाद L खड़ा है। क्या कह रहा है, एक चीज़ तो पहले कह दिया कि N किसी एक छोर पे है, तो N के बाद जब L है तो यहाँ पर N होगा तभी इसके बाद L आएगा। क्लियर है ये बात, तो N यहाँ पर एक छोर पे मान लेते हैं। चलिए इसको आगे फिर कह रहा है M के बाद K है, यानी M यहाँ पर होगा तो बाद में इसके K होगा, लेकिन M को भी कह दिया कि बीच में नहीं है, यानी एक तो जो बनता बचा है J वही बीच में होना चाहिए। यानी कि जब हमने दोनों कथन को पढ़ा तब जाकर के निष्कर्ष जो निकल रहा है कि J बीच में है, यानी दोनों कथनों की हेल्प से ये निष्कर्ष निकला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक कथन पढ़ा और उससे पता लगा लिया कि बीच में कौन हो सकता है, या फिर जो है दूसरा कथन सिर्फ इसको ना पढ़ करके सिर्फ दूसरे कथन से हमने ये फाइनल नहीं किया कि कौन लास्ट जो है कौन बीच में है, क्योंकि दूसरे कथन से भी आप फाइनल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कह रहे हैं M के बाद K खड़ा है, तो अगर मान लीजिए M के बाद मैं K खड़ा कर देता हूँ, और कह रहा है N के बाद L खड़ा है, N के बाद मान लीजिए कि मैं L खड़ा कर देता हूँ, हो सकता है कि M के ऐसे हो और NL आपका ऐसे हो, लेकिन अब यहाँ पर J की पोजीशन भी नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे फाइनल कर पाएंगे कि J बीच में है कि नहीं है, सिर्फ इस दो कथन से। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए जो क्वेश्चन इसमें करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में जो प्रश्न करेगा उस प्रश्न को हमें पढ़ना है और फिर कथन को देखना है कि क्या पहले ही कथन से ये प्रश्न का हल निकल जाएगा या दूसरे कथन से हल निकल जाएगा या इन दोनों से निकलेगा या इन दोनों की हेल्प से भी प्रश्न का उत्तर नहीं आ पाएगा। तो चूंकि यहाँ पर दोनों की हेल्प से हमें प्रश्न का उत्तर आ रहा है, किसी एक की नहीं, तो यहाँ पर देखिए उस टाइप का कौन है, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, कह रहे 94 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए एक साल में अगर नॉर्मल ईयर है तो 365 दिन होते हैं। क्लियर है इस बात की। और अगर एक साल वही लीप ईयर है, ये आपका नॉर्मल ईयर के लिए है, लीप ईयर है तो आप जानते हैं उसमें 366 दिन है, तो कब ये लीप ईयर है। तो अब इस 365 में विषम दिन की संख्या, एक साल में विषम दिन की संख्या हम कैसे निकालेंगे, 7 से भाग दे दीजिए। एक कर देता हूं, वैसे सब में करना नहीं है, वैसे डायरेक्टली इसकी ट्रिक होती है कि नॉर्मल ईयर में विषम दिन 1 होते हैं, लीप ईयर में विषम दिन 2 होते हैं। अब कैसे होते हैं वो जान लीजिए। सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो 7 से भाग दे दीजिए। आप कहेंगे कि 7 5 35, ठीक है, एक बच्चा, फिर 15, 7 दूना के 14,
जो शेष बच रहा है वही आपका क्या होता है, विषम दिन होता है। तो यही 66 रहेगा, 2 आएगा शेष, और आपका जो है 365 था तो 1 आया। इससे क्या पता चल गया, नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन और लीप ईयर में 2 विषम दिन। अब 94 वर्ष की बात कर रहा है, तो 94 में हमें कैसे पता चलेगा कितना नॉर्मल ईयर है कितना लीप ईयर है। तो उसका सिंपल सा तरीका, लीप ईयर पता करने के लिए हम 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग देंगे तो आप कहेंगे कि 4 दूना 8 और बच्चा कितना 1, 4 3 12, 23 पूरा कट रहा है, हमें इसमें शेष नहीं लेना है। 23 जो पूरा कट रहा है ये जो आपका होगा 23 साल हो जाएगा आपका क्या, लीप ईयर, ठीक है। और बाकी जो बचा है 94 में से 23 को घटा लीजिए, 94 से 23, तो आप कहेंगे कि 1 आएगा और ये आपका 7 आएगा, यानी 71 जो बचेगा ये नॉर्मल ईयर होगा और 23 जो होगा लीप ईयर होगा। अब 71 साल की बात हो रही है, तो हर 71 साल में एक मतलब एक साल में एक जो है विषम दिन होता है, तो 71 साल में 71 विषम दिन होगा प्लस। इसी तरीके से आपका जो लीप ईयर वाला साल आएगा जो 23 है, इसमें 2 विषम दिन होते, तो 23 साल में 23 दूना 46 हो जाएगा। टोटल अगर आप जोड़ते हैं तो आप कहेंगे 6 1 7 और 7 4 11, 117 विषम दिन आ रहे हैं। लेकिन जब भी विषम दिन की संख्या, आप दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी विषम दिन की संख्या 6 से ज़्यादा आए तो तुरंत उसमें हमें 7 से भाग दे देना, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन। 6 से ज़्यादा विषम दिन की संख्या आएगी तो उसमें हमें 7 से भाग दे देना है। तो चलिए 7 से भाग दे देते हैं, तो कितना आएगा, वही आपकी विषम रिमाइंडर जो बचेगा यहाँ ना दे करके, बल्कि मैं कहूँगा कि बेहतर होगा यहाँ दे। 117 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहेंगे कि 7 1 7, 7 4 11, आपका कितना 7 6 का 42 का मतलब 7 5 12, 5 जो बचा हुआ यही आपका विषम दिन हो गया। बस हो गया आपका आंसर। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नॉर्मल ईयर है तो उसमें विषम दिन 1 होंगे, लीप ईयर है तो उसमें विषम दिन 2 होता है। बस इस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है घड़ी से रिलेटेड है, कर 10:35 AM पर, ये AM मतलब ये दिन वाली बात हो रही है, ठीक है। दिन का मतलब सुबह वाली, मॉर्निंग वाली। तो यही AM दिया हुआ। AM क्या होता है, 12 बजे रात से 12 बजे दोपहरिया तक ये AM होता है, आपको पता है। फिर यहाँ से PM चेंज हो जाता है, दोपहरिया जो 12 क्रॉस करेगा 12 1 होगा, वहाँ से PM स्टार्ट हो जाएगा। PM कितने बजे तक, फिर 12 बजे रात तक PM होगा, फिर 12 1 होगा तो AM स्टार्ट हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है AM PM के बारे में। तो इसमें कुछ ज़्यादा उसका यूज़ नहीं है, मैं बस वैसे ही बता दिया आप लोगों को। कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाती है इस चीज़ की। कब ज़रूरत पड़ती है, वो जब 24 घंटा 48 घंटा की बात होती है, वहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर क्या करें, 10:35 AM पर किसी घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच वाले बनने वाले विरहत कोण का मान। देखिए कोण का मान पूछ रहा है, और वो भी विरहत कोण का मान। जब भी आप घड़ी में देखेंगे 10:35 होगा तो आप क्या सोचेंगे, 35 का मतलब मिनट वाली सुई 7 पर होगी, और 10:35 हो रहा है तो 10 से एक्स्ट्रा हो जाएगी यहाँ तक। ये आपका अगर 10 है तो 10:35 पर क्या होगी, 10 से थोड़ा सा घंटे वाली सुई आगे बढ़ेगी। तो ये विरहत कोण होता क्या है, अगर मैं लूँ विरहत कोण, तो विरहत कोण का मान दोस्तों 180 से ज़्यादा होता है और लेस देन 360, यानी 360 और 180 के बीच में होता है विरहत कोण का मान। तो यहाँ पर अगर इस कोण को देखें तो ये तो 180 का डिग्री से ज़्यादा है नहीं, 180 डिग्री सीधी लाइन पर होता है। जब कोण ऐसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये कोण था, तो इधर वाला कोण क्या होगा, 180 से ज़्यादा होगा, यानी कि इसमें जो इस कोण की बात कर रहा है ये कोण का मान। लेकिन जो सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, अगर आप जो मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, जो सूत्र होता है वो इस छोटे कोण का मान बताता है, अब बड़े कोण का मान नहीं। तो विरहत कोण, ये बड़े कोण का मान कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका, पहले छोटे कोण का मान निकाले थे। छोटे कोण का मान निकालने के लिए जो थीटा बराबर होता है वो होता है 60h अंतर 11m। ये अंतर मैंने क्यों बनाया, ताकि माइनस में आपका मान ना आए, यानी कि बड़े में से छोटे को घटा देना है 2। अब यहाँ पर मिनट और घंटा कौन है, जो 10:35 है ना, 10:35, इसमें h जो है आवर है, ये आपका m जो है मिनट आपका 35 है, यानी कि 10 घंटा 35 मिनट में 10 h की वैल्यू हो जाएगी अब 35 m की। तो 10 इसमें गुणा कर देते तो ये 60 के बजाय 600 हो जाएगा अंतर। 11 में 35 का गुणा कर देते, 11 5 55, 11 3 33, 33 5 38 हो जाएगा, बटे में 2। घटा लीजिए, घटाएंगे 5 हो जाएगा, 9 का मतलब 1 हो जाएगा, 5 का मतलब 2 हो जाएगा। 215 बटे में 2, यानी 2 से काटेंगे, 2 1 2, 0, 2 7 14, 2 5 10, 107.5, यानी कि हमारा ये कौन सा छोटे कोण का मान आया है, इस वाले कोण का हमें निकालना है बड़े कोण का मान। बड़े कोण का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पूरा आप सर्किल में जानते हैं 360 डिग्री का कोण बनता है, तो बस 360 डिग्री में से 107 को घटा देंगे, 360 माइनस 107
0.5 है तो लास्ट में 0.5 ही आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर घटाने पर। तो इससे भी आप जरूरी नहीं कि हर जगह गुणा भाग और जोड़ घटाना पूरा का पूरा करें। हिंट मिल गई, पता चल गया, आंसर पे टिक लगाएंगे, टाइम बचाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है फिगर से रिलेटेड, और आपको पता है कि फिगर का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट आजकल हो गया है। कह रहा प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों में कौन सी उत्तर आकृति बनती है। अब ये जो टूटा फूटी आकृति अलग अलग पैटर्न में दी है, इनको जोड़ करके, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है आपके घर में गिर गई, ठीक है, जैसे हांडी थी, मतलब आपकी जो है मिट्टी की, वो गिरी टूट गई, या आपका जो है चीनी बर्तन था, चीनी मिट्टी वाले बर्तन होते हैं घरों में, वो गिरा टूट गया कई टुकड़ों में। अब उसको आप जोड़ेंगे तो वो कैसा जुड़ेगा, तो उसी दिमाग का यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे ये बर्तन था आपका, ठीक है, टूट गया। अब इस बर्तन को अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो हमें देखना है कि चारों में से कौन सा फिगर इस बर्तन से, टूटे हुए बर्तन से बनेगा। इसमें 3 पार्ट हैं, उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। इसमें ट्रिक क्या करती है, इसी तरीके से 3 पार्ट है तो 3 पार्ट आपको दिखने चाहिए सेम ऐसे ही, ठीक है। बस इनकी पोजीशन बदल सकती है, इसकी पोजीशन यहाँ पर डाल सकते हैं, इसकी यहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे करके इसका आंसर कमेंट करना है। तो दोस्तों उम्मीद है एक वीडियो पसंद आए तो मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार टिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।